हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे शोध प्रविधि पर आधारित पुस्तक अनुसंधान प्रविधि सिद्धांत और प्रक्रिया, जो कि एस एन गणेशन द्वारा लिखी गई है। इस पुस्तक का जो पूरा निचोड़ है उसको एक नोट्स के माध्यम से हमने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, जो कि आपके पीएचडी प्रवेश परीक्षाओं, यूजीसी नेट प्रथम पेपर और यूपी हायर एजुकेशन की परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। ये नोट्स मैं अपनी तैयारी के दौरान बनाया था और इसका अध्ययन एक से अधिक बार होने की वजह से इसके पेज में थोड़ी सी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्कैन करने के बाद भी उतनी क्लियरिटी नहीं है, लेकिन अक्षर जो है इसके वो आप सभी को समझ में जरूर आएंगे। मैं चाहता तो इसको टाइप भी कर सकता था, लेकिन मुझे लगा कि जो रियलिटी है, जो वास्तविकता है, उसको भी कभी कभी प्रस्तुत करना चाहिए। तो अनुसंधान प्रविधि सिद्धांत और प्रक्रिया को लेकर आप सभी के दिमाग में बहुत सारे प्रश्न रहते हैं कि कौन सी पुस्तक पढ़ी जाए, कौन सी पुस्तक नहीं पढ़ी जाए। तो हमने एस एन गणेशन की पुस्तक की चर्चा बहुत पहले एक लेक्चर में किया था, लेकिन आज उसी के आधार पर एक नोट्स मैंने तैयार किया था और उसी को हम देखने की कोशिश करेंगे। आप देखेंगे कि इस नोट्स के माध्यम से आपके हर सवाल का जवाब यहाँ पर मिल जाएगा। तो चलते हैं, पहले हम देखते हैं कि अनुसंधान होता क्या है, उसका शाब्दिक अर्थ क्या है। बोधपूर्वक प्रयत्न से तथ्यों का संकलन करना अनुसंधान के अंतर्गत आता है। उनका अवलोकन एवं विश्लेषण करना, नए तथ्यों या सिद्धांतों का उद्घाटन करना। जैसे ही हम शोध करने जाते हैं या फिर पीएचडी प्रवेश परीक्षाओं को देते हैं, सिनॉप्सिस तैयार करते हैं, टॉपिक निर्धारित करते हैं, तो हमारे दिमाग में ये तीनों तथ्य रहते हैं कि बोधपूर्वक प्रयत्न से तथ्यों का संकलन करते हैं, फिर उसका अवलोकन करते हैं, विश्लेषण करते हैं, फिर नए तथ्यों या सिद्धांतों का उद्घाटन करते हैं कि आखिरकार हम इस विषय को क्यों ले रहे हैं। तो अनुसंधान यानी शोध का ये तीन अर्थ यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है कि बोधपूर्वक प्रयत्न से तथ्यों का संकलन, अवलोकन एवं विश्लेषण, फिर नए तथ्यों या सिद्धांतों का उद्घाटन। आप सभी को इस लेक्चर को इसलिए ध्यान में रखना है क्योंकि ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं, यही पॉइंट्स परीक्षाओं में विकल्प के तौर पर पूछ लिए जाते हैं। पूछा जाता है कि कौन सा सत्य है, कौन सा असत्य है, या फिर अ, कौन सी विशेषता इसमें पाई जा रही है। तो अब आपके दिमाग में अनुसंधान प्रविधि या फिर शोध प्रविधि का अर्थ क्लियर हो गया होगा। चलते हैं आगे और बात करते हैं, धीरे धीरे चीजें क्लियर होती जाएंगी। अगर हम बात करें शोध के अंगों के बारे में, शोध के चार अंग होते हैं। पहला है ज्ञान क्षेत्र की किसी समस्या को सुलझाने की प्रेरणा, प्रासंगिक तथ्यों का संकलन, विवेकपूर्ण विश्लेषण और अध्ययन। चौथा है परिणाम स्वरूप निर्णय। तो शोध के चार अंग होते हैं। हो सकता है कि तथ्यात्मक रूप से पूछ लिया जाए कि शोध के कुल कितने अंग होते हैं, तो अब आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि चार अंग होते हैं। कौन कौन से अंग हैं? ज्ञान क्षेत्र की किसी समस्या, शोध में समस्या जो चीज होती है, ये एकदम पहले नंबर पर होती है कि जब आपके दिमाग में किसी भी टॉपिक को लेकर कोई समस्या आएगी। समस्या का मतलब यहाँ पर पॉजिटिव तरीके से है, लगेगा कि इसमें शोध किया जा सकता है। ठीक है, तो ज्ञान क्षेत्र की किसी समस्या को सुलझाने की प्रेरणा कि इस पे काम किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट है कि प्रासंगिक तथ्यों का संकलन। जब आपके दिमाग में समस्या को सुलझाने की प्रेरणा आती है, इच्छा जागृत होती है कि इस विषय पर काम करना चाहिए, तो उस विषय से संबंधित तथ्यों का संकलन करना है। फिर विवेकपूर्ण विश्लेषण और अध्ययन करना है। इसके बाद किसी खास निष्कर्ष पर पहुंचना है। तो जितने भी टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि मैंने अपना एमफिल किया मार्कंडेय की कहानियों में अभिव्यक्त सामाजिक चेतना, तो दिमाग में आया कि मार्कंडेय को अक्सर शोध में या फिर रिसर्च स्कॉलर्स द्वारा
ग्रामीण कथाकार के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया था। लेकिन हमने कोशिश की कि मार्कंडेय की कहानियों में जो सामाजिक चेतना है वो किन-किन स्तरों पर है, जिसमें हमने किसानों को केंद्र में रखा, स्त्रियों को केंद्र में रखा, दलित समाज को केंद्र में रखा और जो शहरी परिवेश पर आधारित कहानियाँ थी, उनको भी केंद्र में रखा। तो एक संपूर्ण कथाकार या कहानीकार के तौर पर मार्कंडेय को देखने का प्रयास किया। ठीक है? तो इसी तरीके से टॉपिक्स हम निर्धारित करते हैं। हमने ये भी आपको कई लेक्चर्स में बताया कि कैसे टॉपिक्स को निर्धारित किया जाए, कौन-कौन से नए टॉपिक्स हो सकते हैं। तो उसको देखकर आपके दिमाग में टॉपिक्स आए होंगे, आप लोगों ने सिनॉप्सिस भी तैयार किया होगा। इसी तरीके से पीएचडी का हमने जो अध्ययन किया कि अज्ञेय और मुक्तिबोध के आलोचना कर्म का तुलनात्मक अध्ययन। आमतौर पर अज्ञेय और मुक्तिबोध को कवि के तौर पर हम पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, लेकिन इन दोनों कवि आलोचकों ने कई छिटपुट निबंध या फिर संपादकीय में अपने आलोचना विवेक का भी उन्होंने प्रदर्शन किया है। तो उसको कलेक्ट कर कर हमने दोनों में समानता असमानता के बिंदुओं को स्पष्ट किया है। और हिंदी आलोचना में खासतौर से आलोचकों द्वारा अज्ञेय और मुक्तिबोध को एक दूसरे का विरोधी बताया गया था, लेकिन हमने अपने रिसर्च में बताया कि ये दोनों समकालीन होते हुए न विरोधी हैं, बल्कि बहुत सारी चीजों में एक दूसरे से समान भी हैं और इन्होंने विरोधी स्वभाव को अपनाते हुए भी हिंदी आलोचना के उन महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा किया है जिससे कि हिंदी आलोचना का विकास हुआ है। तो ये होता है शोध की समस्या को सुलझाने की प्रेरणा, फिर इससे संबंधित जितने भी तथ्य हैं उनको संकलन करना, उसका विवेकपूर्ण विश्लेषण और अध्ययन करना, फिर किसी निष्कर्ष पर जाना। कोई जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति किसी विषय पर रिसर्च कर लिया तो अब उस पर रिसर्च की पूरी संभावना समाप्त हो जाती है। ऐसा नहीं है। कोई चाहे तो फिर से उस विषय पर अलग दृष्टिकोण से विचार कर सकता है, क्योंकि सबका जो विवेकपूर्ण विश्लेषण और अध्ययन है वो अलग अलग हो सकता है। ठीक है? तो शोध के 4 अंग होते हैं। उन अंगों से आप सभी परिचित हो गए होंगे। आपके दिमाग में क्रमशः टॉपिक्स या जो पॉइंट्स है वो दिमाग में आ गया होगा कि शोध का जो पहला अंग है कि समस्या को सुलझाने की प्रेरणा, तथ्यों का संकलन, फिर विश्लेषण और अध्ययन, फिर निष्कर्ष। कई बार ये क्रमवार पूछ देता है कि क्रमशः बताए कि कौन सा है। ठीक है? चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले पॉइंट पे। ये अनुसंधान शोध में गुण। तो इसके कुल 10 गुणों की चर्चा यहाँ पर की गई है। पहला है कि सत्यान्वेषण की प्रबल मनोवृत्ति, सूक्ष्म निरीक्षण, चिंतन और तर्क बुद्धि, ईमानदारी, पूर्वाग्रह का अभाव, सहिष्णुता, वस्तुनिष्ठता, कर्तव्य बोध, स्मरण शक्ति, विषय का पूर्व ज्ञान एवं तत्परता। तो एक शोधार्थी में कौन कौन से गुण होने चाहिए, उन गुणों की चर्चा यहाँ पर की गई है। ये भी परीक्षा में पूछ लिया जाता है विकल्प के तौर पर कि शोधार्थी या फिर अनुसंधानकर्ता में कौन सा गुण होना चाहिए, कौन सा गुण नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहला जो गुण यहाँ पर है कि सत्यान्वेषण की प्रबल मनोवृत्ति होनी चाहिए, मतलब रिसर्च करने में उसकी रुचि होनी चाहिए। हालांकि वर्तमान समय में बहुत सारे विद्यार्थी पीएचडी में एडमिशन लेते हैं, शुरू शुरू में उनमें सत्यान्वेषण की प्रबल मनोवृत्ति दिखाई पड़ती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे समय बीतता है ये प्रबल मनोवृत्ति मनोवृत्ति में बदल जाती है। इसीलिए कई बार हमने देखा है कि एक्सपर्ट्स पीएचडी का वाइवा लेने आते हैं तो कई शोधार्थियों के जो भी थीसिस हैं उनको कूड़ा करकट भी कह देते हैं। हालांकि ये एक ट्रेंड चल गया है। अब वही एक्सपर्ट्स अगर अपने बेटे की थीसिस को देखेगा तो सराहेगा कि बहुत अच्छा काम की हो, लेकिन अगर देखेगा कि कोई और बहुत ही प्रतिभाशाली आ, विद्यार्थी है या फिर शोधार्थी है, उसने वाकई में मेहनत करके अपने प्रबल मनोवृत्ति के आधार पर सत्यान्वेषण की
तक पहुंचा है तो उसको सराहने की अपेक्षा और कई बार उसकी आलोचना कर दी जाती है। तो इन सारी चीजों से नहीं घबराना है। यहाँ पर ध्यान में रखना है कि अनुसंधान या फिर जो शोध करता है उसमें कौन सा गुण होना चाहिए। तो पहले गुण के बारे में हमने चर्चा किया कि सत्यान्वेषण की प्रबल मनोवृत्ति होनी चाहिए। दूसरा है कि सूक्ष्म निरीक्षण होना चाहिए। हालांकि हम देखते हैं कि कई बार जो भी बच्चे शोध करते हैं टाइम तो लेते हैं, लेकिन लिखते समय इधर उधर की सहायक ग्रंथों का ही ज्यादातर प्रयोग कर लेते हैं। सूक्ष्म निरीक्षण करने का समय उनके पास नहीं रहता। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर जानकारी हासिल करनी है कि कौन कौन से गुण होने चाहिए। सूक्ष्म निरीक्षण। तीसरा है चिंतन और तर्क बुद्धि। जिस भी विषय वस्तु को आपने चुना है उस पर आपको चिंतन करना है और अपने तार्किक जो भी विचार है उसको रखने हैं। चौथा है ईमानदारी। सबसे जरूरी चीज है ईमानदारी से शोध करना है। पूर्वाग्रह का अभाव होना चाहिए। किसी भी चीज से आपको पूर्वाग्रही नहीं होना चाहिए, चाहे वो विचार के स्तर पर हो चाहे कोई अन्य चीज हो। सहिष्णुता, वस्तुनिष्ठता, कर्तव्य बोध और स्मरण शक्ति। और आखिरी है कि विषय का पूर्व ज्ञान एवं तत्परता। जो भी आप विषय लें उस पर आप पहले से कुछ न कुछ अ, जानकारी रखे हो। अगर किसी विषय वस्तु को आप लेंगे, टॉपिक को लेंगे, अगर पूर्व पूर्व ज्ञान रहेगा तो फिर आ, आप उस एरिया में ठीक काम कर सकते हैं, अच्छे से काम कर सकते हैं। विषय का पूर्व ज्ञान और पूर्ण ज्ञान दोनों जरूरी है और उसको करने में तत्परता का भी गुण होना चाहिए। तो आपके दिमाग में अनुसंधान या शोध के जो गुण हैं, शोधार्थी में जो गुण होने चाहिए, उन गुणों का पॉइंट वाइज आपके दिमाग में एक खाका तैयार हो गया होगा। ठीक है, चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले पॉइंट पे। शोध अनुशासन। कई बार इसको शोध प्रविधि भी कहा जाता है। क्या है? तो ये 5 पॉइंट्स दिए गए हैं कि स्वउद्देश्य निरीक्षण करना, विश्लेषण संश्लेषण करना, पूर्व ज्ञान का पुनः स्मरण करना, प्राक कल्पना जिसको कि अंग्रेजी में हाइपोथेसिस कहते हैं, प्रमाणों तथा प्रयोगों द्वारा परीक्षण करना। ठीक है, तो शोध की जो प्रविधि है, पद्धति है, का जो अनुशासन है, उसके जो 5 पॉइंट हैं ये क्रमशः कि स्वउद्देश्य निरीक्षण करना, विश्लेषण संश्लेषण करना, पूर्व ज्ञान का पुनः स्मरण, प्राक कल्पना, प्रमाणों तथा प्रयोगों द्वारा परीक्षण करना। इन एक एक पॉइंट्स को ध्यान में रखना है क्योंकि यही कई बार क्रम वाले सवाल में पूछ लिए जाते हैं और कई बार विकल्प के तौर पर इसमें से कोई एक गलत दे दिया जाता है और बाकी 3 विकल्प सही रहते हैं। तो अब आपके दिमाग में धीरे धीरे शोध अनुसंधान को लेकर चीजें निर्मित हो रही होंगी। चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले टॉपिक पर कि अनुसंधान के सोपान कितने होते हैं। अनुसंधान के सोपान का मतलब है कि इस पर क्रमवार किस तरीके से हम तैयारी कर सकते हैं या फिर जो भी इसको करने की जो प्रक्रिया है वो कैसे शुरू हो सकती है और अंत तक कैसे कंप्लीट हो सकती है। तो अनुसंधान के सोपान यानी कि चरण इसको कहा जा सकता है। सोपान मीन्स तो वैसे सीढ़ियां होती हैं, लेकिन यहाँ पर अनुसंधान के चरण या फिर सीढ़ियों को भी ध्यान में रख सकते हैं। मतलब क्रमशः 1 2 3 4 5। तो शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत होती है अनुसंधान की शुरुआत होती है समस्या का अनुभव। जब तक आपके दिमाग में किसी समस्या का अनुभव नहीं होगा तब तक आप किसी भी अनुसंधान के तरफ नहीं बढ़ सकते। तो पहला पॉइंट आपको बिल्कुल अपने ध्यान में रखना है। ये जिन जिन पॉइंट्स को मैं यहाँ पर उल्लेख कर रहा हूँ इनका, ये सब परीक्षाओं में क्रमशः पूछे जाते हैं। चाहे आप यूजीसी नेट की एग्जाम में देखें, पीएचडी प्रवेश परीक्षाओं के एग्जाम में देखें या फिर यूपी हायर एजुकेशन के एग्जाम में भी 3-4 सवाल इस टॉपिक से पूछे जाएंगे। तो अनुसंधान करते समय सबसे पहले आपके दिमाग में समस्या का अनुभव। जो बच्चे पीएचडी इत्यादि
करना चाहते हैं वो भली भांति इस चीज को समझ रहे होंगे कि जब तक आपके दिमाग में किसी विषय वस्तु की समस्या का अनुभव नहीं होगा तब तक आप रिसर्च के एरिया में नहीं जा सकते। तो पहला है कि समस्या का अनुभव होना चाहिए, फिर आप समस्या का निर्धारण करेंगे, फिर तात्कालिक समाधान या संकल्पना का निर्माण करेंगे, शोध का क्षेत्र एवं सीमा निर्धारित करेंगे, सामग्री संकलन विश्लेषण एवं पंजीयन को ध्यान में रखेंगे, फिर स्पष्टीकरण एवं प्रमाणन पर ध्यान रखेंगे और सातवां जो पॉइंट है एक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। तो ये क्या है, अनुसंधान के 7 सोपान है। समस्या का अनुभव, समस्या का निर्धारण, समाधान एवं संकल्पना, शोध का क्षेत्र एवं सीमा निर्धारण, सामग्री संकलन विश्लेषण एवं पंजीयन, स्पष्टीकरण एवं प्रमाणन और निष्कर्ष। इन सातों सोपानों से ही हम किसी भी विषय पर अनुसंधान या शोध कर सकते हैं। धीरे धीरे ये सातों पॉइंट्स आपके दिमाग में आ गए होंगे और जैसे ही परीक्षा में आप प्रश्न देखेंगे इस हिसाब से तो तुरंत आप इन सोपानों को ध्यान में रखेंगे। चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले टॉपिक पर कि तर्क पद्धतियां। 2 तर्क पद्धतियों का उल्लेख प्रायः शोध या अनुसंधान के संदर्भ में किया जाता है। पहला है निगमनात्मक, यानी कि सामान्य से विशेष की ओर जाना, आगमनात्मक, विशेष से सामान्य की ओर जाना। तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों तर्क पद्धतियां एक दूसरे के विपरीत हैं, उलट हैं। निगमनात्मक में ध्यान में रखना है कि हम किसी सामान्य समस्या को उठाते हैं और विशेष तक पहुंचते हैं, और आगमनात्मक में विशेष समस्या को उठाते हैं और सामान्य तक पहुंचते हैं। ठीक है, तो इन 2 तर्क पद्धतियों को बिल्कुल ध्यान में रखिए। आगे बात करें अनुसंधान के प्रकार के ऊपर। तो अनुसंधान के मुख्य रूप से यहाँ पर 2 प्रकार हैं। एक तो विषयानुसार है, दूसरा है कार्य प्रणाली। विषयानुसार में है कि प्राकृतिक या सामाजिक अनुसंधान हो सकता है, और इसकी कार्य प्रणाली काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। इससे कई सवाल आपके यूपी हायर एजुकेशन की परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। कार्य प्रणाली को 4 भागों में बांटा जाता है: प्रयोगात्मक, सर्वेक्षणात्मक, दस्तावेजी, मननात्मक। इसको चिंतन परक भी कहा जा सकता है, चौथे पॉइंट को। कार्यप्रणाली में प्रयोगात्मक, प्रयोगात्मक के भी यहाँ पर 3 उपभेद किए जाते हैं: प्रायोगिक शोध, सैद्धांतिक, क्रियात्मक। परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि अनुसंधान की कार्यप्रणाली में कौन सा प्रयोगात्मक नहीं है या फिर है। तो प्रयोगात्मक में यहाँ पर 3 चीजों पर चर्चा की गई है कि प्रायोगिक शोध, ठीक है, सैद्धांतिक और क्रियात्मक। दूसरा पॉइंट है कि सर्वेक्षणात्मक। सर्वेक्षणात्मक में भी 3 चीजों पर चर्चा की जाती है कि सामग्री संकलन, प्रश्नावली और साक्षात्कार। जब आप रिसर्च इत्यादि करते हैं तो कई बार उस विषय से संबंधित आपको साक्षात्कार, प्रश्नावली इत्यादि भी करना पड़ता है। ठीक है, मान लीजिए किसी लेखक पर आप काम कर रहे हैं, अगर वो जीवित हैं तो आप साक्षात्कार भी उनका ले सकते हैं और पीछे अपने शोध के पीछे उसको अटैच कर देते हैं, लगा देते हैं। तो ये जो शोध करने की कार्य प्रणाली है उसमें हमने प्रयोगात्मक और सर्वेक्षणात्मक चीजों पर बात कर ली। इसके बाद है दस्तावेजी। दस्तावेजी में भी 3 चीजों पर चर्चा की जाती है: रिपोर्ट, प्रतिवेदन, पत्र। ठीक है, तो हमको परीक्षा के दृष्टिकोण से ध्यान में रखना कि अगर सवाल पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से दस्तावेजी नहीं है तो उसमें दे देगा रिपोर्ट, प्रतिवेदन, पत्र, साक्षात्कार। ठीक है, तो यहाँ पर साक्षात्कार आप देख रहे हैं कि दस्तावेजी भी नहीं है बल्कि सर्वेक्षणात्मक है। तो धीरे धीरे आपके दिमाग में इस लेक्चर का उद्देश्य भी बन रहा होगा कि मैं किस तरीके से आप सभी को बताना चाहता हूँ कि अगर लॉन्ग तरीके से आपको शोध के बारे में बात करना हो तो भी कर सकते हैं, या परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको कैसे अब इन बिंदुओं को देखना है वो भी दिमाग में बैठ रहा होगा। मननात्मक में कोई भेद नहीं किया गया है, खासतौर से आपको प्रयोगात्मक, सर्वेक्षणात्मक और दस्तावेजी इन तीनों के उपभेदों को भी दिमाग में रखना है। जैसे मान लीजिए सवाल पूछा जा सकता है कि सर्वेक्षणात्मक अनुसंधान निम्नलिखित में से नहीं है, तो
ऑप्शन में दे देगा सामग्री संकलन, प्रश्नावली, साक्षात्कार या फिर प्रतिवेदन। तो यहाँ पर प्रतिवेदन वाला जो ऑप्शन होगा वो नहीं में आएगा। ठीक है, तो अनुसंधान के प्रकार से आप परिचित हो गए होंगे कि मुख्य तौर पर 4 है: प्रयोगात्मक, सर्वेक्षणात्मक, दस्तावेजी, मननात्मक। और इनके जो उपभेद हैं वो भी आपको अलग अलग क्लियर हो गए होंगे। आगे बात करें इस बिंदु पर, तो अनुसंधान का लक्ष्य क्या हो सकता है। ठीक है, तो इसके 4 लक्ष्यों की चर्चा की जाती है। ये सकारात्मक होना चाहिए, निर्णायक होना चाहिए, सत्यान सत्याख्यानक होना चाहिए, निर्माणात्मक होना चाहिए। ठीक है, शोध के तरफ आपका जो लक्ष्य है सकारात्मक, निर्णायक, सत्याख्यानक या फिर इसको सत्यान्वेषण भी कहा जा सकता है, फिर निर्माणात्मक होना चाहिए। तो ये 4 लक्ष्य होते हैं शोध के। अगला पॉइंट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यूपी हायर एजुकेशन की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को बिल्कुल इसको ध्यान में रखना है। सामग्री संकलन की मुख्य पद्धतियां कौन कौन सी हैं। तो 4 पद्धतियों की चर्चा यहाँ पर की गई है: अध्ययन पद्धति, साक्षात्कार पद्धति, प्रश्नावली पद्धति, सर्वेक्षण पद्धति। तो सामग्री संकलन की मुख्य पद्धतियां अध्ययन, साक्षात्कार, प्रश्नावली और सर्वेक्षण है। अब इनके अंतर्गत भी कुछ चीजें आती हैं जो कि परीक्षाओं में विकल्प के तौर पर पूछी जाती रहती है। अध्ययन पद्धति के अंतर्गत दस्तावेजी, ग्रंथ, प्रकाशन, सूची, ये 4 चीजें आती हैं। साक्षात्कार क्या होना चाहिए, वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। प्रश्नावली पद्धति में पूर्णता, स्पष्टता, दीर्घता, प्रासंगिकता, इन 4 चीजों का उल्लेख किया गया है। सर्वेक्षण पद्धति में तथ्यों का निरीक्षण और विश्लेषण। तो ये जितने भी पॉइंट्स इन पद्धतियों में दिए गए हैं, यही कई बार घूम फिर कर परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं कि कौन किसके अंतर्गत आता है। तो अध्ययन पद्धति जब कोई बोले तो आपके दिमाग में दस्तावेजी आना चाहिए, ग्रंथ आना चाहिए, प्रकाशन और सूची। साक्षात्कार वस्तुनिष्ठ, प्रश्नावली पद्धति इसमें की पूर्णता हो, स्पष्टता हो, दीर्घता हो और उसकी प्रासंगिकता हो। सर्वेक्षण पद्धति तथ्यों का निरीक्षण और विश्लेषण। इन चारों पद्धतियों में आए हुए जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उनको भी ध्यान में आप सभी को रखना है। आगे बात करें नोट लेने की प्रणालियां। जब हम रिसर्च करते हैं तो एक छोटा छोटा पेज होता है जिसको कि हम नोट पेज कहते हैं। हालांकि ये धीरे धीरे ट्रेंड कम हो गया है। हालांकि अगर आप जो रिसर्च के 6 महीने का जो कोर्स होता है उसमें इन सारी चीज़ों पर चर्चा की जाती है कि कैसे आप रिसर्च कर सकते हैं, कैसे फुटनोट्स बना सकते हैं या फिर अपने टॉपिक से संबंधित कैसे नोट ले सकते हैं। तो उसके लिए बाकायदे एक नोट पेज ही आता है मार्केट में, जिसकी साइज होती है 5x4 इंच की। ठीक है, तो ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि नोट पेज की साइज क्या है। तो 5x4 इंच का है। इसको आप जो स्टेशनरी की बुक स्टेशनरी शॉप है वहां से आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये अभी महानगरों में ही ये सब मिल सकता है, छोटी जगहों पर। हालांकि वर्तमान समय के जो रिसर्च स्कॉलर हैं वो एक अपनी कॉपी बनाए रहते हैं, उसी में नोट करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम सैद्धांतिक तरीके से देखें तो नोट लेने की प्रणालियां भी निर्धारित की गई। उसके साइज के बारे में हमने चर्चा किया कि 5x4 इंच का साइज होता है उस पेज का। उस पे लोग नोट करते हैं, फिर एक जगह कलेक्ट करके रबर से उसको बांध कर रखते हैं। ठीक है, मैं इसको वीडियो के माध्यम से दिखा सकता था लेकिन अभी हम पीडीएफ से पढ़ रहे हैं, इसलिए फ्यूचर में कभी उस नोट पेज को हम दिखाएंगे। नोट लेने की जो प्रणालियां हैं कौन कौन सी है: पर्चा, बही, फाइल, टीप, पंच, कंप्यूटर। ये 6 प्रणालियों की चर्चा की गई है कि आप नोट ले कैसे सकते हैं। पर्चा बना सकते हैं आप, जो वही मैंने 5x4 की बात की। बही खाता आप एक रजिस्टर बना सकते हैं, फाइल बना सकते हैं, टीप ले सकते हैं, टीप पर्चा की तरह ही होता है। पंच कंप्यूटर। तो वर्तमान समय में आप देखते हैं कि जितने भी रिसर्च स्कॉलर हैं ज़्यादातर कंप्यूटर पर ही निर्भर रहते हैं, चीज़ों को वर्ड फाइल में टाइप करके रखते हैं और
और धीरे धीरे अपना रिसर्च कंप्लीट कर लेते हैं। तो नोट लेने की प्रणालियाँ जो कि सैद्धांतिक तरीके से 6 हैं यहाँ पर, ठीक है। अब उसमें से आप किस पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं वो आपके ऊपर निर्भर है। अगर आप कंप्यूटर में अपने थीसिस या फिर रिसर्च मैटर को रखें हैं, तो एक बार ज़रूर उसको अपने ईमेल पर रख लीजिए, वरना कई बार कंप्यूटर में जो चीज़ें होती हैं थोड़ी सी मिस्टेक्स की वजह से डिलीट भी हो जाती हैं, ठीक है ना। तो आपका जो भी मेहनत है 2-4 साल की, वो सेकंड में भी खत्म हो सकती है। इसलिए जो भी मैटर है उसको ईमेल आईडी पर ज़रूर आप एक बार रख लीजिए, ताकि जितना को सुरक्षित रखा जा सके उतना ही महत्वपूर्ण है। तो नोट लेने की प्रणाली आपके दिमाग में बैठ गई होगी। पर्चा, बही, फाइल, टिप, पंच, कंप्यूटर। आगे बात करें शोध प्रबंध के अंग। शोध प्रबंध को अंग्रेजी में थीसिस कहा जाता है, और अगर एमफिल आप कर रहे हैं तो उसको डिजर्टेशन कहा जाता है। डिजर्टेशन और थीसिस ये दो हैं। एक डिजर्टेशन का मतलब होता है लघु शोध प्रबंध, और थीसिस का मतलब होता है शोध प्रबंध। अब इसके 4 अंग हैं, सॉरी, शोध प्रबंध के कुछ अंग हैं। मुख्य रूप से 3 अंगों में इसको विभाजित किया गया है: पूर्व भाग, मुख्य भाग और पश्च भाग। जो आपका थीसिस है, शोध प्रबंध है, उसके मुख्य रूप से 3 अंग हैं: पूर्व भाग, मुख्य भाग और पश्च भाग। पूर्व भाग में क्या क्या रहता है? मुख पृष्ठ, प्रस्तावना और विषय सूची। जब आप शोध प्रबंध लिखेंगे तो इसी सीरियल क्रम में आपको लिखना पड़ेगा कि मुख्य पृष्ठ होना चाहिए, प्रस्तावना जिसको कि इंट्रोडक्शन कहा जाता है, भूमिका भी कहते हैं, विषय सूची यानी कि आपके शोध प्रबंध के अंदर किन किन चीजों पर चर्चा की गई है, ठीक है, तो विषय सूची होनी चाहिए। ये तो पूर्व भाग हो गया। मुख्य भाग क्या है? विभाजन, अध्याय विभाजन, ठीक है, विषय प्रवेश, सैद्धांतिक भूमिका, फिर अपने शोध प्रबंध का जो मुख्य भाग है उस पर विस्तार से चर्चा और निष्कर्ष, ठीक है। तो मुख्य भाग जब कहा जा रहा है तो इसका मतलब है कि आपके थीसिस का मूल प्राण यही मुख्य भाग है। पश्च भाग में जिन सहायक ग्रंथों का आपने सहयोग लिया है उनके बारे में चर्चा की जा सकती है, जो कि सहायक ग्रंथ आलोचनात्मक रूप से हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा पत्र पत्रिकाओं पर आधारित हो सकते हैं, या फिर वेबसाइट से अगर कोई चीज लिए तो वो भी इसी के अंदर आएगा। तो शोध प्रबंध के जो 3 अंग हमने बताया आपको कि पूर्व भाग में मुख्य पृष्ठ, प्रस्तावना, विषय सूची, मुख्य भाग में अध्याय विभाजन, विषय प्रवेश, सैद्धांतिक भूमिका, मुख्य भाग पूरा डिस्कशन जो आपने अध्यायों का विभाजन किया उस पर, फिर जिस निष्कर्ष पर आप पहुंचना चाहते हैं वो, और पश्च भाग के अंतर्गत सहायक ग्रंथों का जिक्र करना। इसके बाद है लेखक का नाम। कैसे लिखना होता है ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि पहले लेखक का नाम होना चाहिए, फिर ग्रंथ का नाम होना चाहिए, फिर संस्करण और वर्ष होना चाहिए, फिर प्रकाशक का विवरण होना चाहिए। सहायक ग्रंथ को हम इसी हिसाब से लिखते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास से आपने कुछ लिया है, तो पहले आ जाएगा डॉक्टर बच्चन सिंह, ठीक है। फिर हिंदी साहित्य का इतिहास, संस्करण दूसरा, वर्ष 1999, ठीक है। प्रकाशक वितरण या फिर विवरण, जो कि मान लीजिए अगर हिंदी साहित्य का इतिहास आपके पास लोक भारतीय प्रकाशन का है या फिर जिस भी संबंधित प्रकाशन का है, तो उसका पूरा विवरण आपको देना पड़ेगा कि कहाँ से है, नई दिल्ली से है या फिर प्रयागराज से। ये सही मतलब प्रक्रिया है सहायक ग्रंथ का परिचय देने में, कि पहले लेखक का नाम होना चाहिए। ये भी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि पहले क्या होना चाहिए, लेखक का नाम होना चाहिए कि ग्रंथ का नाम होना चाहिए कि संस्करण वर्ष होना चाहिए कि प्रकाशक का विवरण होना चाहिए। पहले लेखक का नाम, और इसको इटैलिक फॉर्म में लिखा जाता है, जो तिरछे तिरछे लिखा रहता है इटैलिक फॉर्म में, ठीक है। फिर ग्रंथ का नाम, फिर संस्करण और वर्ष, फिर प्रकाशक और विवरण। तो इनका आपको ध्यान में रखना पड़ेगा सहायक ग्रंथों का परिचय देते समय। तो मुख्य तौर पर जब भी हम अनुसंधान करते हैं, शोध करते हैं, या फिर शोध के विषय में
जागरूक होते हैं तो उन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए जिस पर कि हमने चर्चा किया है। ठीक है, उम्मीद है कि आप सभी को अनुसंधान से संबंधित एक-एक पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा और आप अपनी परीक्षा के दृष्टिकोण से भी इसको ध्यान में रखे होंगे या फिर जब रिसर्च करने जाएँगे तो इन सारी चीज़ों को बिल्कुल ध्यान में रखेंगे जिससे कि आपका रिसर्च बहुत ही आराम से हो जाए। तो उम्मीद है कि अनुसंधान, प्रविधि, सिद्धांत और प्रक्रिया आपके दिमाग में बैठ गई होगी और पूरी एक किताब का हमने यहाँ पर ज़िक्र किया जो कि एस.एन. गणेशन द्वारा लिखी गई थी। तो कमेंट्स कर ज़रूर बताइए कि आज का ये वीडियो लेक्चर आप सभी को कैसा लगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक और लेक्चर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।